हम आ गए हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम इन दिस एनिमल किंगडम जिसका नाम है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। किस तरह के जीव इस ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं उनके बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक्स बातें मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं। इस फाइलम में बहुत सी क्लासेस आती हैं, 6 से 7 क्लासेस को हम इसमें डिस्कस करते हैं, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लास जिसको हम क्लास इंसेक्टा बोलते हैं वो इस फाइलम को बिलोंग करती है। जितने भी आप जो जीव देखते हो ना, जैसे हम लोग बात करते हैं कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, बेसिकली ये भी एक इनवर्टिब्रेट्स हैं लेकिन हाई इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स नहीं है। इस फाइलम की वजह से, या मैं कहूँ कि इस फाइलम की उस क्लास इंसेक्टा की वजह से भी कुछ ऐसा है कि जब हम उन दोनों का डिवीजन करते हैं ना, तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का, यानी कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का, तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स वो इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं। लगभग 95 to 97% ये देखा जाता है कि इनवर्टिब्रेट्स की संख्या है, अगर मैं ओवरऑल 100 से कंपैरिजन करूं, और लगभग 2 से 5% जो हैं वो आपके वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं या कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। कुछ इस तरह से डिवीजन हमें देखने को मिलता है, किस तरह के नॉर्मल या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन सभी जीवों के, या इसके अंदर जो जो जीव आते हैं, और किस तरह का एनवायरनमेंट या किस तरह के हैबिटेट में वो रहना पसंद करते हैं। इतनी बड़ी क्लास है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी जगह हमें ये एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब चाहे वो उनका हैबिटेट ओशियन में क्यों ना हो, या फिर वो टेरेस्ट्रियल क्यों ना हो, या फिर वो हवा में रहने वाले ही क्यों ना हो, तो ऑलमोस्ट सभी जगह हमें ये देखने को मिलते हैं। यूँ तो क्लासेस हमारे ऑलमोस्ट आउट ऑफ सिलेबस हैं इसमें, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे जो ओवरऑल सभी क्लासेस को यहाँ पे कवर अप करेंगे। इतने बड़े फाइलम जब होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब जीव बहुत ज़्यादा होंगे, जब एनिमल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम फाइलम का भी डिवीजन कर लेते हैं जिसको हम सब फाइलम बोलते हैं। क्लास का डिवीजन कर लेते हैं, जैसे सब क्लास हो गई उसकी, और हमने डिवाइड कर दिया। कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, लेकिन खैर वो आउट ऑफ सिलेबस है हमारे, क्लासेस को हम उतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। सो लेट्स बिगिन विद द फाइलम ऑर्थोपोडा। ये कुछ थी छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। अब जरा देखते हैं कि क्या हमें ये फाइलम जो है वो बताता है। ऑर्थोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। वी ऑल नो दैट कि ये एक लार्जेस्ट फाइलम है, और बहुत बार इस पे सवाल आया भी है। तो अब ना के बराबर सवाल जो है वो नहीं आता, कि ये नहीं पूछा जाता कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। हाँ, अगर बाई चांस अगर पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में। कुछ इस तरह के जीव जो हैं आसपास आपको देखने को मिलते हैं। लॉकस्ट हुआ, कॉकरोच हुआ, मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई हुए, बटरफ्लाई हुई, फॉर एग्जाम्पल, ये सभी जो है आप बहुत आसानी से अपने आसपास देखते हो। विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। अब देखिए, सबसे बड़ी क्लास की बात आ गई ना यहाँ पे। अगर इस फाइलम को कोई सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो है क्लास इंसेक्टा। अगर इस फाइलम को देखते, अगर होता है ना, हम किसी चीज को देखते हैं, अरे यार ये तो वो है, हमने किसी को भी देखा, जैसे हमने क्रिकेट की बात की, तो सपोज हमारे माइंड में विराट कोहली या MS धोनी या फिर ब्रायन लारा या फिर सचिन तेंदुलकर, कुछ ऐसे नाम हमारे सामने आए। लेट सपोज हमने क्रिकेट की अगर बात की तो हमारे सामने कुछ ये नाम आए, मतलब वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से, वो उसके आइकन है एक तरह से, राइट। सबसे ज्यादा जो फेमस है उसके अंदर उनका नाम हमने लिया, कुछ इस तरह से। सो ऑर्थोपोडा को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो सबसे ज्यादा कर रहा है क्लास इंसेक्टा। तो इसलिए यहाँ पे आया कि विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ओवर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर ऑर्थ्रोपोड। लगभग 2/3 जो स्पीशीज है वो ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर है। ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि लगभग 70% जो है वो इसी फाइलम से एनिमल्स बिलोंग करते हैं। ये कुछ जीव हो गए। क्या और किस तरह के हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके वो देखने को मिलते हैं, जरा उनके बारे में बात करते हैं। ये पिक्चर तो आपने देखने को मिली होगी। इस पिक्चर से पहले मैं आपको बता दूं कुछ और इसके हैबिटेट के बारे में। जैसे दे मे बी एक्वेटिक, तो ये एक्वेटिक में होना इनका हैबिटेट को रिप्रेजेंट करता है, जिस एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलेंगे। अब हैबिटेट में भी कैसे, हैबिटेट में भी दो तरह का हो गया, जैसे कि ओशन हो गया या मराइन हो गया, या फिर आपका जो फ्रेश वाटर हो गया। तो फ्रेश वाटर जैसे कि नदियों में, झीलों में हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा बड़े
एनवायरमेंट बड़े जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में पानी प्रेजेंट है, मराइन में भी जहाँ पे सी वाटर है वहां भी हमें देखने को मिलेंगे। बहुत से एग्जांपल्स हैं, वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। टेरेस्ट्रियल होते हैं, थल पर रहने वाले, फ्री लिविंग हमें देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासाइट्स शो करते हैं, सम आर पैरासाइटिक इन नेचर, दूसरों पे डिपेंड होने वाले, जिसको एक होस्ट मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ इस तरह से। तो फ्री लिविंग हुए, समटाइम्स पैरासाइटिक। ये पिक्चर तो आपको देखने को मिल रही होगी। मैं हैबिटेट के अलावा कुछ एक दो पॉइंट्स और यहाँ पे आपको इस पिक्चर के थ्रू बताना चाहता हूँ। दे आर ग्रिगेरियस, दे आर ग्रिगेरियस। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रिगेरियस? ग्रिगेरियस जो वर्ड है बच्चों, वो बताता है कि ये झुंड में रहते हैं, ये हमें झुंड में भी देखने को मिलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपने जब लॉकडाउन के बाद सुना होगा आसपास की एक टिड्डों का दल जो है वो इस तरफ आ रहा है, या वो जयपुर में है, वो दिल्ली में है, वो इस तरफ जा रहा है, हवा का रुख जो है वो टिड्डों को यहाँ लेके जा रहा है, वहां लेके जा रहा है। डेफिनेटली आप लोगों ने जरूर सुना होगा और आपको याद भी आ गया। बिल्कुल, तो वो टिड्डों का जो दल था कुछ इसी तरीके से झुंड में था। यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमें कैसा नेचर शो करते हैं? ग्रिगेरियस नेचर जो है वो शो करते हैं अपना। ग्रिगेरियस मतलब झुंड में रहने वाले, झुंड में रहने वाले। तो ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से मेरा मतलब कि एक कैरेक्टर है इनका। उसके अलावा आपने देखा होगा एक नीचे जो पिक्चर आपको दिखाई गई है वो क्या बता रहा है? वो आपको बता रहा है एक हनी बीज के बारे में, है ना। ये तो लोकस्ट हुआ, चलिए टिड्डो का एक दल हुआ, ग्रास ऊपर हो सकते हैं, लोकस्ट जो आपको देखने को मिलते हैं, ये एक हनी बी है ना। अब ये पिक्चर क्या शो कर रही है? क्या सर ये भी झुंड में रहने का शो कर रही है? ये शो कर रही है कि ये कॉलोनियल होते हैं हमेशा। कैसे देखते हैं आपको? मोस्टली जो है आपको कॉलोनियल भी देखने को मिलते हैं। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहने वाले। अब कॉलोनी से मेरा ये मतलब नहीं है कि उनका कोई कॉलोनी का नाम है ना, कि जैसे आपने सोचा कि कॉलोनी का नाम अच्छा ये वाला अपार्टमेंट, ये वाला बंगला, ये वाली खोली, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलोनियल से मतलब एक साथ रहने वाले। जैसा कि आप लोग इसमें देखते भी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बता दूं कि यहाँ जैसे आपको वर्कर देखने को मिलती हैं, है ना, जैसे आपको एक क्वीन देखने को मिलती है, उसके अलावा आपको इसमें ड्रोन देखने को मिलते हैं, राइट। सो ये जो है आपके मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कॉलोनियल है। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कि कॉलोनीज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कॉलोनीज का मतलब कुछ ये एक बात हुई उसकी। सो दे हैबिटेट, एक्वेटिक हो गया, पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल हो गए, फ्री लिविंग हो गए, पैरासाइटिक हो गए, ग्रेगेरियस हो गए, झुंड में रहने वाले, कॉलोनियल हो गए, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। बॉडी सिमेट्री, अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी कैसी देखने को मिलती है? बॉडी में जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री है। देखो हमने बेसिक जो सेशन थे उस पर इतना ज़्यादा फोकस किया था, शुरुआत के जो फाइलम से हमने उस पर इतना ज़्यादा अच्छे से फोकस किया कि हमें जो बेसिक कैरेक्टर्स है ना उसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं। मोस्ट हम देखेंगे ना कि जैसे बायलैटरल सिमेट्री है तो हम देखते ही समझ गए बायलैटरल सिमेट्री का क्या मतलब। मैंने बोला रेडियल सिमेट्री, तो आप समझ गए रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है। हमने बोला कि मेटामेरिज्म शो कर रहा है, सेगमेंटेशन शो कर रहा है, तो आपके माइंड में समझ आ गया कि सेगमेंटेशन का क्या मतलब। बिकॉज हमने जो इनिशियली जो बेसिक जो लेक्चर थे ना हमने उसको इतना ध्यान से किया, इतने अच्छे से कवर अप किया कि हमारा उसमें कोई डाउट बचा ही नहीं है। सो बायलैटरल सिमेट्री का मतलब फिर भी मैं अगर आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो जब हम इक्वली जो पास करते हैं सेंट्रल एक्सिस से, जब प्लेन को पास करते हैं तो बॉडी इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ के अंदर डिवाइड हो जाती है। किसमें डिवाइड हो जाती है? इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ के अंदर हमें देखने को मिलती है। राइट एकदम क्लियर है ना। तो ये लेफ्ट हुआ, ये हमारा राइट हुआ। तो इस तरह से जो प्लेन हमने जब सेंट्रली पास किया। उसके अलावा दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि जो जिसमें तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसके अलावा जब हमने डिप्लोब्लास्टिक लेयर की बात की थी तो आपको याद आया कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट था? बीच में, उन दोनों के बीच में एक सीमेंटिंग नेटवर्क था। क्या आपको याद आया कि हमने पिछले फाइलम्स में क्या पढ़ा था? चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि आपके माइंड से हो सकता है कि वो स्लिप हो गया हो या कहीं स्किप हो गया हो। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक को जब जब हमने पढ़ा है बच्चों तो यहाँ पे एक कंप्लीट हमें लेयर देखने को मिलती है जिसको हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का नाम देते हैं, राइट। मेसोडर्म, है ना। सर ये बात तो एकदम क्लियर है और ये तो एकदम अच्छे से समझ आई, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब हम थोड़ा सा भूल गए। हो सकता है कि अभी तक आपको याद आ गया हो। तो जब हमने डिप्लोब्लास्टिक की बात की थी बच्चों, तो डिप्लोब्लास्टिक में हमने क्या बोला था?
जब हमने डिप्लोब्लास्टिक के बारे में बात की थी तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या बोला था, कुछ याद आया? सर हमने वहां पे एक्टोडर्म पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। सर हमने वहां पे एंडोडर्म पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। सर ये तो बिल्कुल डिफरेंस हो गया कि डिप्लोब्लास्टिक डाई मतलब दो, तो डर्माब्लास्टिक मतलब जो ब्लास्टुला से बन रहा है, तो वो तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो गई दोनों लेयर। इन दोनों के बीच में जो सीमेंटिंग का काम कर रहा था, हमने बोला था उसको मेसोग्लिया। क्या नाम दिया था? मेसोग्लिया का नाम दिया था। याद आया कुछ? करेक्ट सर, एकदम से याद आया, बहुत अच्छे से याद आया, है ना। तो दिस वाज अ मेसोग्लिया, जो दोनों के बीच में उनके लिंक बनाने का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। आगे अगर हम देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है हमें। अब जैसे जैसे हम लोग, फिर वही बात की, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ना, वैसे वैसे चीजें अपग्रेड होती चली जाएंगी। मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, और इस पे पूछ लिया जाता है, सवाल जो है देख लिया जाता है कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या है यहाँ पे। देखिए सिलोम हमें डिवीजन देखने को मिल रहा है एक तरह से यहाँ से, राइट। हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन के अंदर हमें यहाँ पे डिवीजन जो है वो देखने को मिल रहा है। हेड रीजन हो गया एक, थॉरेक्स रीजन हो गया, और एब्डोमेन हो गया, पार्ट्स में डिवाइडेड देखने को मिलती है। दे आर सिलोमेट एनिमल्स, यहां स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लेना इसकी। इट कैन बी हैपन, ये किसी के भी साथ हो सकता है, टाइपिंग में कोई एरर हो सकती है। तो एनिमल्स हो गए। अब आप देख सकते हो इसमें कि यहाँ इसकी बॉडी पे एंटीनास भी प्रेजेंट है, कंपाउंड आई भी प्रेजेंट है। ये एक तरह से इसमें कई एंटीनास जो होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। इवन कंपाउंड आई भी, कंपाउंड आईज का मतलब होता है बहुत सारी स्मॉलर यूनिट्स होती है, ओमेटेडियम जिसको हम बोलते हैं। ओमेटेडियम कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम ओमेटीडिया या फिर ओमेटेडियम का नाम देते हैं। ओमेटीडिया मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको देखेंगे। कंपाउंड आइज का मतलब है बहुत सारे कंपार्टमेंट जो है हमें देखने को मिलते हैं उसके अंदर, छोटे 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 कंपार्टमेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। बहुत स्मॉलर जो है वो यूनिट्स होती हैं इसके अंदर। तो ये भी एक इनका जो कंपाउंड है एक तरह से हेल्प करता है, इनका एक तरह से बेहतर जो एक इनको दिखाने में अपना रोल प्ले करता है, बहुत सारा दिखाने। तो सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, ये सिलोम प्रेजेंट है बॉडी में। बॉडी डिवीजन है, हेड रीजन, थॉरेक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन। उसके अलावा द बॉडी is divided into 3 region. We know that the head region, thorax region and abdomen region. We done with this, but एक line, but in some head and thorax are fused. जब टैगमेंट्स बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? टैगमेंट, ठीक है, टैगमेंट्स बोलते हैं, मतलब फ्यूजन होना। 2 हैं, 3 हैं, किस तरह से हमें फ्यूजन देखने को मिल रहा है? तो 2 से 2 टैगमेंट्स हमें देखने को मिला, मतलब एक टैगमेंट हमें देखने को मिला। कैसा कि हेड और थॉरेक्स जो है वो फ्यूज्ड है। तो उसके लिए जो टर्म आती है वो ये टर्म आती है, आपको यहां पे ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसोमा या फिर सिफेलोथोरेक्स। ये जो टैगमेंट बना है यहाँ पे, इसको हम सिफेलोथोरेक्स का नाम देते हैं। सिफेलोथोरेक्स से मेरा मतलब है, आपने पढ़ा था ना पीछे, दोबारा से पीछे का रिकॉल करते हैं। मैं आपको चिंता ना कीजिए, बिल्कुल बीच बीच में से कहीं भी मैं खुद से सवाल बनाऊंगा और डेफिनेटली आपके लिए वो सवाल बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे अभी हमने मेसोडर्म से रिलेटेड मेसोग्लिया का एक सवाल बनाया, उसी तरह से हमने पीछे सिफिलाइजेशन पढ़ा था। सिफिलाइजेशन जो है वो हमें शो करता है कि हेड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिफिलाइजेशन शो करता है किसका? हेड का फॉर्मेशन होना। द फॉर्मेशन ऑफ हेड इज रिप्रेजेंटिंग द सिफिलाइजेशन, राइट? ओके, तो सिफेलो वर्ड को ब्रेक करो, जितना अच्छे से वर्ड को ब्रेक करोगे ना उतना अच्छे से आपको लंबा समझ आएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें फिट करना है, ध्यान रखिएगा। तो सिफेलो, सिफेलो रिलेटेड टू द हेड रीजन। सिफेलो रिप्रेजेंट करता है किसको? हेड को, ठीक है। और थॉरेक्स जो रीजन है, अभी पढ़ा ना हमने, थॉरेक्स रीजन डिवीजन उसके पार्ट, बिल्कुल। सिफेलो और थॉरेक्स जो है क्या होता है कि बट इन सम, सब में नहीं, सब में नहीं। अब इतना बड़ी क्लास है यार, तो कुछ ना कुछ अलग भी हमें देखने को मिलेगा। इतनी सारी क्लासेस हैं, हमें कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए कुछ ऐसे भी जीव आते हैं इस फाइलम के अंदर जिसमें हमें हेड रीजन और थॉरेक्स रीजन जो है वो आपस में फ्यूज्ड मिलते हैं।
जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स, थोरैक्स रिलेटेड टू देयर सेगमेंट, तो हेड रीजन, जिसको हम प्रोजोमा का नाम देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ना कि हम लोग सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाएं। एनसीईआरटी के जैसे लाइंस हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम वहीं से सीमित रह जाएं। हमें उसके पेरीफेरी पे नजर मारनी है भाई, हमें उसके आसपास के वर्ड्स को देखना है, हमें और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि कुछ और यूनिक फीचर्स को जानना है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी यूनिक फीचर जो है बच्चों आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं ना, मैं जानता हूँ। लेकिन आपने कई बार ये भी देखा है कि उन यूनिक फीचर्स के सिर्फ या डायरेक्ट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। शुरुआत से हम लोग देखते आ रहे हैं, आप लोग एनसीईआरटी के अच्छे रीडर और होना भी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप वहीं तक सीमित रह जाएं। आपने सुना होगा, सबको ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी इज इनफ, एनसीईआरटी इज इनफ फॉर द नीट, एनसीईआरटी इज इनफ। मानते हैं, लेकिन उसको खोजो तो सही, एनसीईआरटी की लाइंस को खोजो तो सही। खोजने से मेरा मतलब है कि आप उसको, उन वर्ड्स को समझो तो सही, उन वर्ड्स के पेरीफेरी में, उन लाइन के पेरीफेरी में क्या है उसको देखो तो सही, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब सीधा लाइन लिख दी कि स्पॉन्जेस में वाटर वास्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है ये तो नहीं बताया। हाँ, ये जरूर बताया होगा एनसीईआरटी ने कि वहां से वो ऑस्टिया से आएगा, स्पॉन्जोसिल में जाएगा और ऑस्कुलम से बाहर पानी, होगी उसकी फिजियोलॉजी कंट्रोल्ड। कैसे, ये समझना भी तो जरूरी है। ऑस्टिया कैसा दिखता है ये समझना भी तो जरूरी है। ऑस्टिया की लोकेशन कहाँ होती है ये समझना भी तो जरूरी है। स्पॉन्जोसेल कैविटी रीजन के अंदर सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती है ये समझना भी तो जरूरी है। पानी क्यों ऑस्टिया से ही बाहर जाके ऑस्कुलम से निकल रहा है ये समझना भी तो जरूरी है। पानी क्यों ऑस्कुलम से ऑस्टिया की तरफ क्यों नहीं जा रहा है ये समझना भी तो जरूरी है। स्पॉन्जोसेल में ऐसा कौन सा प्रेशर बन रहा है, ऐसा कौन सा फोर्स बन रहा है, किस वजह से फोर्स बन रहा है जिससे पानी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ये समझना भी तो जरूरी है। समझ गए ना मेरी बात। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि हमें उसके पेरीफेरी पे ध्यान रखना है, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आई हो। सिफेलोथोरैक्स की बात कर रहा था बेटा मैं, तो हमने बोला कि बॉडी डिवाइडेड होती है, 3 रीजन, समझ आ गया। सिफेलोथोरैक्स सर बहुत अच्छे से समझ आ गया, हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड हो गए। अब आगे चलते हैं, चलिए जी ठीक है। सो ये अब यूनिक फीचर देखिए, अनदर यूनिक फीचर्स की जब हम बात करते हैं, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। अब अपेंडेजेस क्या होते हैं यहाँ पे, जो इसके जो फुट हो गए ना, उसको हम बोलते हैं अपेंडेजेस। जॉइंटेड होते हैं आपस में, जरा देखोगे आप यहाँ पे ध्यान से अगर, तो जॉइंटेड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जॉइंटेड। सो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। इस पे भी कई बार सवाल जो है वो आता रहा है, ठीक है, सवाल आता रहा है, तो देख लीजिएगा। मतलब देखने से मेरा मतलब है कि आप देख लेना कि सवाल बन सकता है, तो लाइन इंपॉर्टेंट है। So they have jointed appendages for the different functions, you know, like ortho jointed, ortho means होता है jointed, poda means foot, ये एक वर्ड है, एनसीईआरटी बताती है आपको शुरुआत में ही, और पढ़ते हैं ये, इस बात सब लोग बच्चे जानते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो बात पहले से जानते हैं यार, वो तो उसको क्या बताना। क्लास 9 में भी उन्होंने यही पढ़ा था, ऑर्थो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब फीट, सिंपल है ना। अगर नहीं जानते तो उनके लिए ये चीज यहाँ पे ऐड की गई है। तो ऑर्थोज मीन्स जॉइंटेड होता है, ठीक है, ऑर्थो मीन जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग या फुट हो गए, उसके अपेंडेजेस हो गए, तो जॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज काइटिनस एक्सोस्केलेटन। आपने देखा होगा काइटिनस मतलब थोड़ा सा क्रंची, लाइक काइटिन से मेड अप। बेसिकली काइटिनस जो है यहाँ पे, वो वर्ड किसके लिए है, काइटिन के लिए है। किसके लिए है, काइटिन के लिए है। सो काइटिन के लिए ये तो हो गया वर्ड। अब ये कई क्रंची होते हैं, जैसे आपने अपने आसपास कॉकरोचेस को देखा हो, बड़ा वाला, छोटा नहीं, बड़ा वाला, बड़े में अच्छे देखने को मिलेगा ना, इसलिए बड़ा वाला कहा। अगर आप लोग सी फूड्स खाते हैं, अगर आप सी फूड के शौकीन हैं, तो आपने सी फूड्स में देखा होगा, जैसे सबसे ज्यादा जो प्रचलन है प्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, प्रॉन्स के बारे में आपने सुना होगा सबने। तो बहुत ज्यादा खाया जाता है वो प्रॉन्स जो है, इवन इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल होता है। प्रॉन जो होता है इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल होता है, वो काफी बिजनेस कराता है वो। कई जो आपकी जितनी भी जो कंट्रीज होती है ना, जो समुद्र से घिरी होती है ना, समुद्र से घिरी जो होती हैं, या फिर जो आपके बीचेस वाले एरिया होते हैं ज्यादातर, जैसे गोवा एक ऐसा स्टेट है हमारा, ठीक है। कई कंट्रीज होती हैं जैसे फिलीपाइंस हो गई, या फिर आपके कई आपके हांगकांग हो गए,
दे आर थाई कंट्रीज हो गए, मतलब जहाँ आसपास जो है आपके समुद्र से घिरी हुई है, कुछ वो कंट्रीज हो गई या कोई स्टेट हो गई भारत की क्यों ना हो, तो दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द सी फूड फॉर द इकोनॉमिकली। ज़्यादातर जो है लोग वो अपना पैसा जो है उसी से बनाते हैं, सी फूड को बेचकर, पका के खाना, कच्चा खाना, ऐसा। तो काम के मुद्दे पे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में प्रॉन्स वगैरह रहते हैं, उनमें से एक है प्रॉन। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉन है, प्रॉन उनमें से एक है। उसकी बॉडी देखोगे ना आप, कभी आपने देखा हो टीवी वगैरह में या कहीं भी, तो बच्चों वो एक क्रंची स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मैंने नहीं खाया, कहीं आप सोचो, मैं नहीं खाता। अगर आप खाते हैं तो आपको पता होगा कि कैसा क्रंची होता है। तो इसके एक्सोस्केलेटन की वजह से, मुद्दा इज दैट कि क्रंची क्यों है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। उसको देखोगे शाइनी होता है थोड़ा सा, कभी देखना उसकी सरफेस को देखना, इवन विंग्स वगैरह को भी देखना, उसके जो कॉकरोच होगा आपके घरों में आसपास, देखना कैसा शाइन सा मार रहा होगा, थोड़ा क्रंची क्रंची कैसा देखने को मिलता है। सो द बॉडी ऑफ ऑर्थ्रोपॉड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली थोड़ा सा देखने को मिलता है। बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी अराउंड विसरा कंटेन्स ब्लड एंड द सिलोम फिल्ड विद ब्लड इज कॉल्ड हेमोसिल। राइट सर, ये लाइन तो बड़ी टेढ़ी सी है, चलिए जरा इसको तोड़ते हैं, टेढ़ी लाइन को सीधा करते हैं। बॉडी कैविटी अराउंड विसरा कंटेन्स ब्लड, ठीक है ना। विसरा मैंने आपको पिछले फाइलम्स में भी हमने विसरल ऑर्गन्स जैसे पढ़ा था, तो विसरल ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बात होती है, तो विसरा मतलब इंटरनल बात हो गई, उसके जो ऑर्गन्स है। तो विसरा कंटेन्स ब्लड, विसरा जो अंदर कंटेन है क्या कर रहा है, ब्लड को कंटेन कर रहा है, मतलब ब्लड है, राइट। एंड द सिलोम फिल्ड विद ब्लड, जो सिलोम है, जो कैविटी हमें देखने को मिल रही है, वो किससे फिल्ड है, ब्लड से फिल्ड है, जिसको हम हीमोसील का नाम देते हैं। तो हीमोसील क्या हो गई, हीम मतलब ब्लड, हीम मतलब लाइक लाइक एक ब्लड होना, और सील मतलब उसके सिलोम से रिलेटेड है। तो हीमोसील जो है आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। हीमोसील जो है हमें देखने को कैविटी मिलती है। यहाँ कुछ सेगमेंटल गैंग्लियन सेल्स भी जो है देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्रेन यहाँ पे आता है। हार्ट देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी लोकेशन यहाँ बताता है। आगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में वहां पे बात करेंगे। तो बॉडी कैविटी से अगर हम बात करें बच्चों, तो बॉडी कैविटी हमें कैसा बताती है, बॉडी हमें कहती है कि यहाँ पे सब कंटेन है ये, राइट। आगे डाइजेस्टिव ट्रैक, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक हमें देखने को मिलता है ना। कंप्लीट का मतलब आप जानते हो, ट्रैक इज कंप्लीट, माउथ और एनस जो है दो पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, राइट। अच्छा, इसके लिए जो हमने बॉडी जो प्लान जब हम बात कर रहे थे तो क्या पढ़ा था, कम ऑन, क्या पढ़ा था जब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, वेरी गुड, क्या बोला था, ट्यूब विद इन ट्यूब, है ना। और एक पढ़ा था हमने ब्लाइंड सैक, पढ़ा था ना, ब्लाइंड सैक भी पढ़ा था, और एक जो दो मेजरली पढ़े थे हमने, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब। तो यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब हमें देखने को मिल सकते हैं, हम कहते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट है। दे कैन फीड अपॉन ऑल काइंड ऑफ फूड सब्सटेंसेस, आपको सभी जगह ऑलमोस्ट जो है ये देखने को मिलते हैं, राइट। क्योंकि हैबिटेट इतना बड़ा है ना, जीव इतने सारे हैं, है ना, इतनी बड़ी क्लासेस है, मैंने आपको बताया 6 से 7 क्लासेस जो है आपको वो इनके अंदर देखने को मिलती है। इतना बड़ा फाइलम है, इतना बड़ा फाइलम है, तो फूड तो सब तरह का चलेगा बॉस, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें देखने को मिल जाएगा। तो दे कैन फीड अपॉन ऑल काइंड ऑफ फूड सब्सटेंसेस। आसपास ही देख लो अपने, चाहे मक्खी हो, कॉकरोचेस हो, कैसे होते हैं, है ना। और भी जो आपके जीव देखने को मिलते हैं, आपको इतने सारे इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में भी देखने को मिलेंगी। मक्खियाँ आपको जो मस्का डोमेस्टिका जो होती है, हाउस फ्लाई जिसको हम बोलते हैं, वो आपको कूड़े पे भी देखने को मिलेगी और आपको मिठाई की शॉप में भी देखने को मिलेगी, है कि नहीं। कॉकरोचेस देख लो, आपको नालियों में भी देखने को मिलेंगे और खाने के आसपास भी देखने को मिल जाते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, मिलते हैं ना। उसके अलावा जो एक्वेटिक होंगे, तो एक्वेटिक एनवायरमेंट वाले जो जीव होते हैं एक्वेटिक जीवों को खाएंगे, खाएंगे ना। मतलब सभी तरह के जो ऑल काइंड ऑफ फूड जितने हो सकते हैं देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रिक सीके प्रेजेंट है यहाँ पे, और फोरगट, मिडगट और हिंडगट में इसका डिवीजन हमें देखने को मिलता है, अगली, बीच की और लास्ट वाली। तो गट मतलब जो इसके जो ट्यूब होती है, गट हम उसको नाम देते हैं। इसोफेगस से रैक्टम तक हमें देखने को मिलता है। माउथ अलग है, जिसके पास सकर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, इसके जो माउथ होते हैं उसके पास। ये चीज आपको ध्यान रखनी, बाइटिंग के लिए भी है, सकिंग के लिए भी है। ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने, क्योंकि वो
रिलेट करते हैं उस फाइलम से, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे माउथ से रिलेटेड इसके बात करूं तो माउथ पार्ट्स जो होते हैं इंसेक्ट्स के स्पेशली मैं इंसेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। इंसेक्ट्स में जब आप देखते हो ना, तो इंसेक्ट्स में माउथ पार्ट आपको कैसे कैसे देखने को मिलेंगे? भाई क्लास इंसेक्टा ही सबसे बड़ी है ना, तो बाइटिंग और च्युइंग के लिए उनके पास होंगे माउथ पार्ट्स। कैसे कैसे होंगे? बाइटिंग भी करते हैं एंड च्युइंग भी करते हैं, च्युइंग करने का काम भी करते हैं। ये कैरेक्टर हैं उसके, राइट, बाइटिंग करने का, च्युइंग करने का। उसके अलावा सकिंग करते हैं, पिर्चिंग करते हैं, सकिंग करने का भी काम करते हैं आसानी से। ब्लड सक करते नहीं करते? मस्कीटो आपने देखे होंगे ब्लड सक करते हैं ना, बग्स देखे होंगे आपने। उसके अलावा जो कॉकरोच होते हैं बाइटिंग करते हैं, च्युइंग करते हैं, ठीक है। और आपके जो टर्माइट्स वगैरह होते हैं वो भी बाइटिंग और च्युइंग करने का काम करते हैं। मस्कीटो आपके जो फ्लाई वगैरह हो, जो वो हो गए आपके जितने भी जो मस्कीटोज हो गए, बग्स हो गए, वो सकिंग करने का काम करते हैं। मॉस्किटो आ गए इसके अंदर, बग्स आ गए आपके इसके अंदर जो सकिंग करते हैं, ठीक है। बाइटिंग और च्युइंग में आपके जो कॉकरोचेस हो गए, जैसे मैं एक आध एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। तो मतलब माउथ पार्ट से रिलेटेड मैंने आपको ये एक बात बतानी चाहिए कि इंसेक्ट्स में हमें किस तरह से देखने को मिलता है। मन में आ रहा होगा कि क्या सर यही होता है, तो ऐसा नहीं होता, और भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे बटरफ्लाई वगैरह होती है उसमें साइफोनिंग देखने को मिलती है हमें, राइट, कुछ इस तरह से। तो ये दो चार बातें जो हैं आपको पता होनी चाहिए इनसे रिलेटेड, ठीक है जी। ये एक बात, तो ये बात किसकी हुई? डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हुई हमारे, ठीक है। आगे देखते हैं जरा और कौन कौन से पॉइंट जो हैं हमें देखने को इसके अंदर मिलते हैं। अब जैसे कि रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन कैसे होगा? ये देखिए एक जीव जैसे प्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं बच्चों, तो डिफरेंट टाइप के उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होंगे। अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो है वो भी हमें देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो रेस्पिरेशन बाय गिल्स हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? प्रॉन्स के अंदर। रेस्पिरेशन बाय बुक लंग्स, नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ द बुक लंग? बुक लंग्स या फिर बुक गिल्स हो गए, क्या फर्क होता है उसके अंदर? एक शेप आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पे, ये जो दिखाई गई है शेप, ध्यान से देखिए, तो बुक शेप लाइक हमें देखने को मिलता है, तो उसको हम बुक गिल्स का नाम देते हैं। जैसे कि किंग क्रैब्स हो गए, तो किंग क्रैब्स के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है। रेस्पिरेशन ट्रैकियल सिस्टम, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, ट्रेकियोल्स प्रेजेंट हो गए, ये एयर सेक्स हो गई, ट्रेकिया प्रेजेंट हो गई, लॉन्ग ट्यूब है ना। ट्रेकिया क्या होती है? एक ट्यूब की भांति होती है, ये ट्यूब की तरह होती है। तो ये छोटी क्लास से पढ़ते आए हो, ट्रेकियल सिस्टम उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वी ऑल नो वेरी वेल। उसके अलावा रेस्पिरेशन बाय बुक लंग्स, अब बुक लंग्स जैसे कि स्कॉर्पियंस में हमें देखने को मिलता है ना। हम एक मेजर एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, राइट। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में बात यहाँ पे नहीं कर रहा, इतनी बड़ी क्लास है, कितने ऑर्गेनिज्म आप लोग इसमें देख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली है उसके बारे में तो पता रहे ना हमें, वही चीज। सो ये जैसे कि यहाँ पे बुक शेप लाइक स्ट्रक्चर हमें जो देखने को मिल रहा है, बुक लंग्स शो करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा रेस्पिरेशन, ट्रेकिया कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू दी बॉडी सेल्स, ट्रेकिया जो है कैरी करती है ऑक्सीजन को डायरेक्टली टू दी बॉडी सेल्स, सो सिंपल। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप है, राइट। हाँ एक चीज और, इस चैप्टर से शायद मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेशली इवन इस फाइलम से भी सवाल जो बनता है ना, सवाल जो पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, स्पेशली जैसे कि नीट एग्जाम हो गए, फिर मैं आपको सीबीएसई का ही बताऊंगा कि वहां पे किस तरह से सवाल जो है वो फ्रेम होता है। ज्यादातर नीट में इस चैप्टर से वैसे तो मैक्सिमम 4 से 5 सवाल भी पूछे गए हैं, किसी साल 5 भी आए हैं, ध्यान रखिए, 4 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, 2 भी आया है कई बार, लेकिन एक एवरेज अगर मैं बताऊं ना आपको, 3 या 4 नीट में, स्पेशली बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मार्क्स देने वाला है। सो मैचिंग की फॉर्म में क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से फ्रेम होते हैं, मैचिंग की फॉर्म में। अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं ना, पीछे जैसे अभी हमने पढ़े कि यहाँ पे ट्रेकियल सिस्टम किसके अंदर देखने को मिल रहा है, बुक लंग्स किसके अंदर है, स्कॉर्पियोस का एग्जांपल है, ट्रेकियल सिस्टम इंसेक्ट्स के अंदर हो गया, बुक गिल्स जैसे किंग क्रैब्स हो गए। ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे यार मैचिंग की फॉर्म में सवाल ना इसी तरह से बनते हैं, ध्यान रखना। इस चैप्टर से ज्यादातर मैचिंग पूछी जाती है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। ओपन टाइप, ब्लड फ्लोज इन ओपन टिश्यू स्पेसेस, जिसको हम हीमोसील का नाम देते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है एक ओपन टिश्यू में, अब ओपन टाइप तो वही हो गया ना जहाँ पे टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथेड इन इट। अब आर्टरीज और वेन्स तो है नहीं यहाँ पे, कैपिलरीज उस तरह से नहीं है क्योंकि ओपन टाइप है।
हाँ क्लोज टाइप होती तो अलग बात थी। सो स्पेस जो है जिसको हम हीमोसील का नाम देते हैं, स्पेस का नाम आपको याद रखना है इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल्स। सिंपल, ब्लड इज कलरलेस क्योंकि पिगमेंट नहीं है। ब्लड को कलर देने वाला एक्चुअली पिगमेंट ही होता है। अब जब पिगमेंट ही नहीं है तो कलर कैसे बनेगा? लेकिन किसके अंदर एब्सेंट है? इंसेक्ट्स के अंदर। तो जब आप इंसेक्ट्स का कलर देखोगे तो आपको कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा। सर क्या मक्खी को मार के देखें? बिल्कुल देख सकते हो। सर क्या कॉकरोच को देखें? बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है। सो इंसेक्टा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है कुछ ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर जिसको हम हीमोसाइनिन बोलते हैं। इस हीमोसाइनिन का कलर जो है वो ग्रीन या फिर आपको ब्लूइश देखने को मिल सकता है। ठीक है, ग्रीन या फिर ब्लू कलर जो है आपका देखने को मिल सकता है। आप इसको ब्लू मान सकते हैं। तो आप देखेंगे ना कि कुछ जो होते हैं ग्रीनिश या ब्लूइश कलर उनकी बॉडी में देखने को मिलता है, तो वो कैसा होता है? कॉपर कंटेनिंग। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछ सकते हैं कि जो हीमोसाइनिन होता है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो Cu++, ध्यान रखना है आपको। कुछ में एग्जाम्पल अगर आ गया तो नॉट सो बैड, पूछ बता सकते हैं आप उसमें प्रॉन का। और उसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट यार। यहां से भी सवाल जो है, ये फाइलम पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है वैसे तो अगर देखा जाए तो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है यहाँ पे एंटीनरी एंड ग्रीन ग्लैंड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम प्रॉन्स का एग्जांपल देते हैं। कोक्सल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें जो स्कॉर्पियंस में है। और उसके अलावा माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ओपनिंग इनटू द गट। तो अलग अलग, अब जैसे बोल दिया जाए कि कोक्सल ग्लैंड, आपसे पूछ लिया जाए कि ऑर्थोपोड में सीबीएसई में जो सवाल बन सकता है कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं ऑर्थोपोड्स के अंदर उसके नाम बताइए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के 2-3 नाम बताओ। अब यार 2-3 नाम हमने किस में पढ़े ना? 2-3 नाम हमने सबसे बड़े फाइलम में पढ़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा से सवाल ऐसे फ्रेम हो सकता है आपके सीबीएसई के अंदर, जिसमें आपसे उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम पूछे। अब डिफरेंट तो इसी में आप देखने को मिल रहे हैं ना। ठीक है, कुछ इस तरह से। एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया जो कि एक्वेटिक में है, और यूरिक एसिड टेरेस्ट्रियल में है, जो लैंड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल के अंदर यूरिक एसिड, एक्वेटिक में अमोनिया। मैंने आपको पहले ही बताया था अमोनिया जो है वो एक मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस में से एक होता है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वही होता है एक्चुअली। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से जो फ्रेम हो रहा है, सो उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट है, सो पानी वाले में अमोनिया देखने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ नर्व रिंग, डबल सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड बेयरिंग गैंग्लिया। गैंग्लियल सेल्स है, तो जो सेल बॉडी की बहुत सारी जो बनती है तो गैंग्लिया बना रही है वो। तो नर्वस सिस्टम कंप्राइज है नर्व रिंग लाइक स्ट्रक्चर से। नर्व रिंग मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर, डबल सॉलिड एंड वेंट्रल आगे की तरफ नर्व कॉर्ड से जो गैंग्लिया बियर करते हैं। राइट, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक सिंपल आइज, और ये सेंसरी ऑर्गन इनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सेंस करके ही जो है ये बहुत आसानी से चल पाते हैं। आपने कभी देखा हो कॉकरोचेस को, अगर आपने अपने घरों में देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो उसके एंटीनाज होते हैं वो इस तरह से चलते रहते हैं। कभी देखा है तो मन में आए सर यस बिल्कुल देखा है। कभी से सोच रहे हो कि सर आज ही देखा है हमने, है ना? राइट, तो बिल्कुल देखा होगा भाई, ऐसे 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 करके चलते रहते हैं, सेंस करते हैं। सिंपल आइज होती हैं और कंपाउंड आइज भी देखने को मिलती है। कंपाउंड आइज जैसे मैंने आपको बताया था मटेरिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसके अंदर, कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। राइट, और बोथ दोनों भी एंटीना स्टेटोसिस्ट सेंसरी ऑर्गन है एनाल सर्की आर फाउंड। जैसे कॉकरोचेस में 10th सेगमेंट पे हमें देखने को मिलती है एनाल सर्की, सेगमेंट्स होता है ना, तो 10th सेगमेंट पे हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा ये एक तरह से जो है फाउंड हमें कॉकरोच के अंदर देखने को मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। राइट, दे आर मोस्टली डायोशियस एनिमल, सेपरेट सेक्सेस हमें देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो बॉडी में होगा इनकी वो यूजुअली इंटरनली होगा, बट फ्यू एक्वेटिक फॉर्म हैज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ऑब्वियसली बात है एक्वेस जो होगा, जो एक्वेटिक होगा वहाँ पे तो हमें कैसा देखने को मिलेगा? एक्सटर्नली मिलेगा ना, बिल्कुल। गोनेट्स हैव डक्ट्स, गोनेट्स जो होते हैं, गोनेट्स कौन होते हैं? गोनेट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं गोनेट्स? याद कीजिए, पीछे भी बताया था।
गॉनेट्स हो गए आपके जैसे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस हो गए, ओवरीज हो गई, तो गॉनेट्स हैव डक्ट्स प्रेजेंट होती है। डक्ट पास ऑन करने के लिए, जो भी गैमेट्स बन रहे हैं उनको पास कराने के लिए वहां पे डक्ट प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में भी प्रेजेंट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि आप मेल और फीमेल को आसानी से देख के बता पाए, जैसे कि आपने पीछे कई फाइलम में बताया था, फीमेल टॉल थी, मेल शॉर्ट थे। बिल्कुल याद आया फाइलम का नाम? बिल्कुल आ गया होगा। नहीं आया तो जाके ज़रा ज़रूर देखिएगा पिछले कौन से फाइलम में, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पिछले कौन से फाइलम में हमने देखा था कि जहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा था, जहाँ पे फीमेल लॉन्गर थी, मेल छोटा सा, और मेल कैसा था, राउंडेड हमें देखने को मिला था नीचे से। याद आया ना? So sexual dimorphism may be present. They are mostly oviparous, जो एग देने वाले होते हैं, एगलिंग होते हैं, वो ओविपेरस हो गए। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है। ये तो बात रही किसकी, डेवलपमेंट को लेके, कि वो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिलेगा। तो एक्वेटिक होंगे, हो सकता है उनके अंदर जो है वो हमें इनडायरेक्ट जो है देखने को मिलता है, मोस्टली जो है वो डायरेक्ट ही होगा। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पॉइंट, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, एपिस हो गए। अब इकोनॉमिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ऐसे जीव जो हमें फायदा देके जा रहे हैं, मतलब फायदा दे रहे हैं, एपिस इंडिका हो गया, एपिस मेलिफेरा हो गया, व्हाटएवर, मतलब एपिस इज जीनस जो कि हनी जैसे बीज की है, राइट, मधुमक्खी की। सो वो इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, शहद बनाती है, उसकी सेल की जाती है, फायदा होता है इकोनॉमिकली। बॉम्बिक सिल्क वॉर्म हो गया, लेक्सिफर हो गया, लैक इंसेक्ट हो गया, वैक्टर्स जैसे कई वैक्टर्स लाइक होते हैं, तो वो आपके एनाफिलिस क्यूलिक्स हो गया, एडिस मस्कीटोज हो गए, ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्ट, लोकस्ट हो गया, लिविंग फॉसिल, ग्रेगेरियस पेस्ट अभी बात की थी हमने ग्रेगेरियस पेस्ट के बारे में। लिविंग फॉसिल, लिमुलस किंग क्रैब, अभी दिखाऊंगा इसकी लिविंग फॉसिल क्यों कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, राइट। अदर्स जैसे बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन्स, स्पाइडर, साइक्लॉप्स, इसके अलावा सेंटिपीडे, मिलीपीडे, ये भी आप बड़े देखते हैं, इसमें आपको डाउट रहते हैं, पता है मैं आपके सिर्फ डाउट दिखाऊंगा। अब इतने सारे स्पीशीज हैं वो सारे नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको डाउट्स बताऊंगा कि जहाँ पे आप लोगों के डाउट पे होते हैं ना, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, डाउट्स को मेजरली हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए ये एक बात। अब देखिए जरा, ये देखिए सेंटिपीडे और मिलीपीडे, क्या डिफरेंस है, आपने देखा होगा ना, सुना होगा कनकजुरा। कई बच्चे निरिस को देख के बोल देते हैं, निरिस देखा और निरिस को देख के बोला अरे सर ये तो कनकजुरा, नहीं भाई वो नहीं है, वो नहीं है, राइट। ये सेंटिपीडे और जो मिलीपीडे होते हैं, सेंटिपीडे बेसिकली जब कनखजुरा देखते हो ना, वो ये अपने घरों के आसपास देखते हो जिसको आप कनखजुरा बोलते हैं, सेंटिपीडे ऑर्थोपोडा को बिलोंग करते हैं यार, ठीक है। देखिए जरा, अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। इसके जो पोडा आपको देखने को मिल रहे हैं, जो फीड आपको दो सीटे जिसको आप बोलते हो, जरा ध्यान से देखिए, पहले तो आप इस फिगर को अच्छे से देखिए, आपको इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो फिगर है आप लोग उस पर मत जाइएगा, जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे मैं आपको वैसे ही बहुत आसानी से समझा दूंगा। पहले आप इस पे मत जाइएगा कि आपको ये नाम कैसे देखने को मिल रहे हैं, ये मैं अगर आपको बताऊं तो एक्सटर्नल एनाटॉमी लिखा है ये, और ये भी एक्सटर्नल एनाटॉमी लिखा है। ये एक मिलीपीडे है और ये एक सेंटीपीडे है, ये वाला जो है वो इसको शो कर रहा है और ये वाला जो है वो इस फिगर को शो कर रहा है, ठीक है। और आसान, अब जरा इस फिगर को देखिए, अगर आप फिगर इसको ध्यान से अगर आपको देख पा रही है, जो कि एक मिलीपीडे की है, और ये वाली अगर आपको दिख पा रही है जो एक सेंटीपीडे की है, यहाँ पर इसके लेग्स हैं, यहाँ पर इसके लेग्स हैं। अगर आप इसके लेग्स को देखोगे तो ये वाले जो लेग्स होते हैं ना, ये वाले, यानी कि ये वाले इसके हो गए, ये वाले, ये कुछ ऐसे हैं, ये कनेक्शन हो गया, ये कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। और ये वाले जो है ये तो है, ये तो है ही सिंगल, ये तो ऐसे सिंगल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वन सेट हमें देखने को मिल रहा है, वन सेट ऑफ लेग्स पर सेगमेंट, हर एक सेगमेंट है। देखिए हर एक सेगमेंट पे अगर मैं देखूं बॉडी कैसी है, इसकी जो बॉडी है वो ऐसी है, ये इसकी बॉडी हो गई, और इसकी बॉडी ऐसी है। इसकी बॉडी पे हमें कैसा देखने को मिल रहा है, इसकी जो बॉडी है मिलीपीडे की, इसकी बॉडी पे हमें कैसा देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ। ये हर एक लेग पे आपको हर एक सेगमेंट पे आपको 2 लेग देखने को मिल रहे हैं, 2 लेग्स पर सेगमेंट, मिलीपीडे में 2 सेट्स ऑफ लेग्स, ठीक है। 2 सेट हमें लेग्स के देखने को यहाँ पे मिलते हैं हर एक सेगमेंट पे, और ज्यादा राउंडेड भी है। मिलीपीडे क्या है, राउंडेड भी है, वो ज्यादा राउंडेड नहीं है, ये ज्यादा राउंडेड है, देखने को मिल रहा है ना हमें। तो
सेंटीपीडे में कहने का मतलब है हर सेगमेंट पे एक ही लेग देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ वाली फिगर में या यहाँ वाली फिगर में अगर आपको देख पाओ तो 2 सेट देखने को मिलते हैं, 2 सेट्स ऑफ लेग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, 2 सेट्स ऑफ लेग्स। ठीक है, जबकि वहां पे 1 सेट ऑफ लेग जो है हमें देखने को मिलता है, एक ही सेट ऑफ लेग पर से। ठीक है, सेगमेंट्स पे। तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। हाँ, जैसे यहाँ पे राउंडेड बॉडी हो गई, उसी तरह से यहाँ पे फ्लैटेंड बॉडी हमें देखने को मिलती है। फ्लैट बॉडी है, कैसी है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो आप आसानी से इसमें डिफरेंस कर सकते हैं बच्चों, मिलीपीडे में और सेंटीपीडे में फर्क कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है, ये एक किंग क्रैब है, इसको बोलते हैं किंग क्रैब, लिम्यूलस। आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, किंग क्रैब इसको हम बोलते हैं। क्या होता है ये किंग क्रैब, वही लिविंग फॉसिल जो है, क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं। बच्चों हम क्यों इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, क्या आप जानते हैं ये बात, ये सवाल बन सकता है आपके कि हम इसको लिविंग फॉसिल क्यों बनते हैं। नहीं तो नॉलेज के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए कि लिविंग फॉसिल क्यों बोलते हैं। इसकी बॉडी में कई मिलियन ऑफ ईयर्स से चेंजेस ही नहीं आए। ठीक है, कई सालों से इसकी बॉडी में, सालों साल हो गए, इसकी बॉडी में कोई चेंज ही नहीं आया, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल का नाम दिया। फॉसिल तो कई हजारों लाखों साल लेते हैं ना बनने में। तो ऐसा मानना है कि ये देखिए, पहले ये फिगर देखिए, उसके बाद फिर ये वाली फिगर देखिए। ठीक है, ये अनचेंज्ड है, कई लाखों सालों से, कई हजारों सालों से ये बिल्कुल जो है ये अनचेंज्ड हमें देखने को मिला है, अनचेंज्ड है। बॉडी इज अनचेंज्ड पास्ट बिलियन ऑफ ईयर्स, इसलिए हम इसको लिविंग फॉसिल का नाम देते हैं, लिम्यूलस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, ये एक बात, कुछ बात थी। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई हो, मैंने आपके थोड़े बहुत कुछ डाउट्स को क्लियर किया हो इस फाइलम ऑर्थ्रोपोडा से, और थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को आपकी झोली में डाली हो, जिससे कि आपको इन फ्यूचर को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइलम के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।